हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर है CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की फटाफट चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन हैं और सब के सब आपको करने हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, CP व CV के मानों के बीच का अंतर कितना है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। द डिफरेंस इन द वैल्यूज़ ऑफ CP एंड CV इज़ गिवन बाई ए पे टिक लगा दो R, यानी कि CP माइनस CV इक्वल टू R। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि CP बड़ा होता है या CV बड़ा होता है। आपका क्या कहना, सब बोलोगे यार सर CP बड़ा होता है। ठीक है, तो CP और CV से हर साल एक या दो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी तत्वों का 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक एंथैल्पी का मान होगा। अब ये एंथैल्पी क्या होती है, इस एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये एक स्टेट फंक्शन होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी पेपर करने का अलग ही मज़ा आएगा। सभी तत्वों का 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक एंथैल्पी का मान होता है। बी पे टिक लगा दो, 0 द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी एक नहीं होती है, एक से हमेशा क्या होती है, कम होती है। सी पे आप टिक लगा दो, विजिजक, यानी कि द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन लेस देन 1। चलिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला तो चेक करो। S इक्वल टू Q अपॉन T। जूल प्रति केल्विन भी हो सकता है या जूल प्रति डिग्री भी हो सकता है, कैलोरी प्रति डिग्री भी हो सकता है, यानी कि A व B दोनों पे टिक लगा दो। जब तक थ्योरी मजबूत नहीं होगी तब तक ये MCQ आपके मजबूत नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और देखते ही रहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। ईटा इक्वल टू 1 माइनस के T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर जो T1 होगा वो 127 डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन में चेंज कर दो, इसको 273 ऐड कर दो, 400 केल्विन में हो जाएगा ये, है नी। और बाकी 27 डिग्री को जोड़ोगे तो 300, तो हल करोगे ना तो ये इतना आ जाएगा 25%। हल कर लो, लगा दो फॉर्मूले में, हल करके 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूले याद करने बड़े ज़रूरी होते हैं। सीधे क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, किसी विद्युत भट्टे के 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की चालकता कहलाती है। आगरा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है मैंने बता दिया था आपको, पेपर 2 मैंने डाला था। अगर जिन बच्चों ने वो पेपर देख लिया हो तो 15 से 20-30 क्वेश्चन उसके कवर हो जाएंगे, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन जो हैं उस पेपर से इस वाले एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। दोनों पेपर उठा कर देख लो, मैचिंग कर लो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है उसे बोला होगा आप विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आयनिक चालकता का योग निम्न के बराबर होता, हमेशा लैम्डा इन्फिनिटिव के बराबर होता है। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, अरे यार कोरराउस का नियम ना पढ़ा। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है, हमेशा दुर्बल विद्युत भट्टे पर लागू होता है। अब प्रॉब्लम यह है ना पढ़ने वालों के लिए कि दुर्बल विद्युत भट्टे क्या होते हैं, जैसे NH4OH हो गया, CH3COOH हो गया, ये सब क्या है, दुर्बल विद्युत भट्टे हैं। और दुर्बल विद्युत भट्टे के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है। यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम निम्न पर लागू नहीं होता, निम्न पर लागू नहीं होता। तो अरे वाह बेटे वाह, अब ने पूछा कि निम्न पर लागू नहीं होता, मतलब 3 दुर्बल विद्युत भट्टे हैं और एक जो है वो प्रबल विद्युत भट्टे है। आपको बताना किस पर लागू नहीं होता है, वो KCl पे लागू नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रबल विद्युत भट्टे है। KCl पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, इसलिए इस पर कभी लागू नहीं होता है। क्वालिटी है अपनी अपनी। तनुता बढ़ने के साथ किसी विद्युत भट्टे के विलयन की विशिष्ट चालकता हमेशा क्या होती है, घटती है। रिमेंस कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। धनायन का वेग UC है तथा ऋणायन का वेग UA है। तो धनायन का अभिगमनांक है तो UC अपॉन UA प्लस UC, कहाँ पर है ढूंढ लो, सी पे टिक लगा दो। UC अपॉन UA प्लस UC, ले लूसी,
तेतुसी। 11 देखो, किस आयन की आयनिक गतिशीलता निम्न के संबंध के द्वारा दी जाती है। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन्स इज गिवन बाय द रिलेशन हम 11 का राइट ऑप्शन दे ए लैम्डा ए अपॉन 96,500 गुलाम जो है ना, ये एक यानी कि 96,500 गुलाम, एक फेरेड में 96,500 गुलाम होते हैं ना, तो डी नंबर पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आ गया 12वां, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अल्फ़ा जो है वो विकिरण की मात्रा, तो बी पे आप टिक लगा दो, के बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी एज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, के बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी विद्युत अपघट्य की प्रयोजन की मात्रा निर्भर करती है विलय की प्रकृति पे, विलायक की प्रकृति पे, विलय की सांद्रता पर, और सभी। तो ऑल ऑफ द एबव। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देखो ना जिसमें ये सभी या उपर्युक्त सभी हो, वही आंसर लगभग लगभग राइट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। पोटेशियम क्लोराइड के NY10 घोल का विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.002780 ओम इनवर्स है। इस घोल वाले एक सेल का प्रतिरोध 500 ओम है। इसका सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कप्पा बराबर G इंटू जी स्टार, यही तो होता है ना, जहाँ जी स्टार सेल स्थिरांक होता है, तो जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा कप्पा अपॉन जी, और 1/जी को लिखते हैं हम आर अपॉन कप्पा। तो कप्पा विशिष्ट चालकता होती है यहाँ पर, आर जो होता है वो हमारा प्रतिरोध है, दोनों गुणा करके जब निकालोगे ना इसका आंसर राइट, तो बेटा इसका आंसर आएगा ए पे टिक लगा दो 1.39 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चलिए 15वां देखते हैं, HCl NaCl कोलराउस के नियम से आप हल कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। इसका राइट ऑप्शन सी पे आएगा, ठीक है, सी नंबर लगा दो। तो देखो ये वाली और ये वाली, इन दोनों को जोड़ के ये वाली घटा दो, ये 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन तुल्यांकी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो 15 का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा लवण जल में घुलने पर जल आयनिक अपघटित होगा। निम्न में से कौन सा लवण जल में घोलने पर जल अपघटित होगा। NaCl है, KCl है, Na2SO4 है। ये सब पिरवल अम्ल और पिरवल क्षार से मिलकर बनते हैं ये वाले। तो ये जो है ना जलीय विलयन में आयनिक होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। समझ गए इस चीज़ को, आयनों में टूट जाते हैं, जल अपघटित नहीं। लेकिन जो ये अमोनियम क्लोराइड है, ये पिरवल अम्ल और दुर्बल क्षार इस टाइप से मिलकर बना होता है, या दुर्बल क्षार या पिरवल अम्ल ऐसा करके ये बना होता है, जिस वजह से ये जल अपघटित हो जाता है, ठीक है, NH3 + HCl में। ओके, बाकी सब आयनों में टूटते हैं, यानी कि बाकी सब आयनिक होते हैं। 17 देखते हैं, यदि अभिक्रिया B+ H2O BOH + H के लिए इतना इतना है तो फिर कितना कितना होगा। बी पे आप टिक लगा दो 1.0 × 10⁻⁻8। चलिए 18 देखते हैं, निम्न में कौन सा बफर सॉल्यूशन है। डी पे आप टिक लगा दो CH3COOH + CH3COON इज द राइट ऑप्शन। अब बफर सॉल्यूशन क्यों है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलो 19वां देखते हैं, NY100 NaOH बिलियन का pH मान क्या है। तो NaOH बिलियन में पहले POH निकालो, यहाँ से POH का मान 3 आएगा, फिर pH का मान निकालोगे तो 14 में से 3 घटा दो 11 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, CH3COOH और फिर CH3COO- बफर विलयन का pH मान किसने दिया। हेंडरसन हेजलवाल्स समीकरण है, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है हर साल, कोई सा भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर उठा कर देख लो, मिलेगा जरूर। AgCl का विलेयता गुणनफल KSP किस पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करता है ताप पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, इन द फ्लोइंग, पहले पूरे कितने बड़े ऑप्शन दे रखे हैं, मर गए आ भी ना रहे। इन द फ्लोइंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि निम्न में विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है, अनुप्रयोग
नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ा घुमावा पूछा है यार। विद्युत रसायन श्रेणी का दुर्बल वैद्युत अपभट्टे की अनंत अनुतापक तुल्यांकी चालकता की गणना, ये कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है, इसके नियम का अनुप्रयोग नहीं है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यहाँ पे डी पे टी लगा दो और यही राइट ऑप्शन होना भी चाहिए। चलिए 23 देखते हैं। हैलोजनों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम इस प्रकार है। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम इस प्रकार है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 24 देखते हैं। जल अपघटन स्थिरांक तथा अम्ल व बेस के आयनीकरण स्थिरांकों में संबंध है। अरे वाह, अरे वाह भाई, ये बा KH = KW/K। ये जो होता है ना वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल ऐसे करके होता है। मतलब ये भी राइट होता है, ये भी राइट होता है, ये भी राइट होता है। यहाँ डी पे टिक लगा दो। ABC तीनों के तीनों राइट हैं। ठीक है, ओके ओके। चलिए 25 देखते हैं। तो इसे तो तुम हल कर ही लोगे। एनोड और कैथोड आपको पहचानना है, आंसर राइट निकाल के आप रख ही दोगे। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। इससे इजी सवाल कहाँ मिलेगा आपको? बी पे आप टिक लगा दो। 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए यहाँ बी पे आप टिक लगा दो। बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ये वाला ये 0.521 वोल्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से, किस नियम के अनुसार ये कथन सत्य है कि प्रकाश रासायनिक परिवर्तन के लिए तंतु द्वारा प्रकाश का अवशोषण आवश्यक है? वो है ग्रोथर्स-ड्रेपर का नियम। हर साल एग्जाम पेपर में ग्रोथर्स-ड्रेपर का नियम आता ही आता है। यहाँ भी पूछ लिया देखो 27। ये सेम टू सेम क्वेश्चन उसी पेपर का रखा गया, 4-5 क्वेश्चन। अरे बहुत से यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर सेकंड से लिए गए हैं, ये समझ लो आप। 27 ये तो सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लिया। ए पे टिक लगा दो। अगर अणु मूल अवस्था में है, फिर वो S1 में एक्साइटेड हो जाता है, फिर वो फिर से तुम्हारे पास मूल अवस्था में आता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 10⁻⁻1 नैनोमीटर। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 29 देखो। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो विलुप्त हो जाता है का प्रत्येक अणु जब प्रकाश पड़ने पर एक्साइटेड होता है तो वह विकिरण का एक क्वांटम अवशोषित करता है। ये नियम किसका है? स्टार्क आइंस्टीन का। कहाँ पर है? ये है स्टोक आइंस्टीन। चलो सी पे टिक लगा दो, स्टोक आइंस्टीन नियम। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफलतापूर्वक व्याख्या की। तो यार प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और 1886 से कहानी चली और 1924 में जाके आइंस्टीन द्वारा ख़त्म हुई। डी पे आप टिक लगा दो, आइंस्टीन द्वारा। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे हैं जो क्या हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे हैं द फोटोकेमिकल रिएक्शन आर दोस विच डी पे आप टिक लगाते हैं। रासायनिक स्पीशीज के साथ संयोग के लिए फोटोन चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दीप कीटों में चमक एक प्रोटीन। दीप कीट मतलब होता है जो, अरे यार उसका नाम क्या? जुगनू। जुगनू का नाम सुना है? दीप कीटों में चमक एक प्रोटीन ल्यूसीफेरिन के वायु तथा नमी से धीरे धीरे दहन के कारण उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संदीप्ति इज ए राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। 32 का सी नंबर यही होना चाहिए। हाँ, यही राइट ऑप्शन है। चलिए 33 देखते हैं। विलयन का अणुसंख्यक गुण निर्भर करता है। सेम टू सेम वही पेपर उठाकर रख दिया है यार। जिन बच्चों ने वो पेपर देख लिया है बड़े आसानी से पास होने वाले नंबर नहीं, टॉप करने वाले नंबर लाएंगे। विलयन का अणुसंख्यक गुण निर्भर करता है विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। ठीक है, यानी कि विलय की प्रकृति पे कभी डिपेंड नहीं करता, विलय के रासायनिक गुणों पे डिपेंड नहीं करता, विलय कौन सा लिया उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कणों की संख्या पे डिपेंड करता। जितने ज़्यादा कण होंगे अणुसंख्यक गुणधर्म उतना ज़्यादा होगा। चलिए 34 देखते हैं। 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH विलयन की नॉर्मलता निकाल लोगे आप लोग? हैं भाई, सी पे टिक लगा दो। NY10 नहीं यार, ये ऑप्शन नहीं है। 34 का राइट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, NY10 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। तो यहाँ से आप हल कर लेना इसको। ठीक है, CO2 के 44 ग्राम है तो 44/CO2 का अणुभार आ जाएगा, वो स्मॉल n का मान निकल जाएगा। N2 का 14/28 आ जाएगा 1/2। तो ये
जो हल करोगे तो वो डी पे आ जाएगा। तो CO2 का मोल प्रभाज क्या है, ये तो निकाल ही लोगे, मोल प्रभाज तो निकालना आता आप लोगों से। अबे यार, CO2 का अणुभार 12 16 दूनी 32 और 12 44, तो स्मॉल n का मान आ जाएगा हमारा 1 और N2 का आ जाएगा तुम्हारे पास 0.5। ठीक है, तो जब निकालोगे तो 1/1 1.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 15/10, तो काटोगे यानी कि 10/15 हो जाएगा हमारा, ये काटो 2 से काट लोगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2/3 आ रहा डी पे, है ना, डी पे नंबर लगा दो। अरे बड़े सिंपल से सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल सच में डिफ़िकल्ट पूछे हैं, बता दूंगा कौन कौन सवाल डिफ़िकल्ट है। चलिए, ग्लूकोज तथा NaCl के लिए बारठाप गुणांक है। ग्लूकोज का तो आयन होता नहीं है, तो आई का मान एक ही आता है ग्लूकोज के लिए, और नमक का आयन हो जाता है तो वियोजन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो NaCl को तोड़ो आयनों में, Na प्लस Cl माइनस आयन 2/1 2, यानी कि 1 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 37 देखते हैं। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान होता है हमेशा 0.5152 के आसपास में होता, तो 0.515 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38 देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.5 ग्राम, इसमें फॉर्मूला लगा दो, पाई बराबर CRT लगा दो। सी का मान तुम्हें दे रखा 0.5 ग्राम प्रति लीटर वाले पदार्थ, अणुभार तो ये 0.5/150 बटा 1 लीटर, ऐसा भाग करनी पड़ेगी 150 से भी इसमें, तब जाके सांद्रता निकलेगी। अभी तो खाली ग्राम प्रति लीटर है, जब सांद्रता निकालोगे तो ग्राम सांद्रता निकालोगे ना मोल प्रति लीटर में, तो मोल निकालने पड़ेंगे आपको भार बट्टा अणुभार करके। ठीक है, हल कर लो, सी का मान आ जाएगा, आर का मान तुम्हें पता ही है। ठीक है, 0.0 वो वाला ना लगेगा इसमें, 8.314, इसमें एस सोल्यूशन स्थिरांक SB होता है 0.0821 लगेगा इसमें, इस टाइप वाला मान लगेगा। ठीक है, हल कर लेना, आराम से हो जाएगा हल यार, तुम तो इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम्हारे तरह तो कोई भी ना है। तो 38 का राइट ऑप्शन जो आगा वो आगा बी पे, आप टिक लगा दो 0.082 वायुमंडल। चलिए 39 देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, बहुत बढ़िया पेपर है। किसी भी अनपभट्टे के 1.25 ग्राम का 20 ग्राम जल की वजन इतना इतना है, तो इसका राइट ऑप्शन कितना कितना होगा। तो इसे सोल्व करो खुद से, डी पे आप टिक लगा दो 109.6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की विधियाँ निम्न में से कौन सी नहीं है। ओस्टबार्ड का तनुता नियम, इससे आप क्वथनांक का उन्नयन फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों करोगे यार, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, दोनों का कोई मैचिंग ही ना है। ऑक्जेलिक अम्ल का सक्रिय चालकोल द्वारा अधिशोषण में, सक्रिय चालकोल देखो ध्यान से, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो सक्रिय चालकोल को अवशोषित करता है, इसका मतलब है एक एब्जॉर्बेंट है एक अब्जॉर्बेट है। तो जो एब्जॉर्बेंट है वह है सक्रिय चारकोल, और जो एब्जॉर्बेट है वह है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये बी पे टिक लगाओ, यानी कि इसमें सही लिखा हुआ है एडजोर्वेंट, यानी कि अधिशोषक होना चाहिए था, यहाँ पे का आगा, अधिशोषक आगा ना कि ला। ठीक है, इन्होंने गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार जो डी नंबर है, अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो KP की पावर 1/n पे डिपेंड करती है। तो 42 का डी नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अधिशोषण धीमा प्रक्रिया में यही गलत है, बाकी सब सही है। ताप बढ़ाने पर घटता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी क्या होता है, ये बढ़ता है। 44 देखते हैं, निम्न में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। स्टार्च जो होता है ना वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, बाकी सब क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड है। चलिए 45 फटाफट देख लेते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड सोल का आवेश निम्न के अधिशोषण के कारण होता है, सल्फर 2- आयन के कारण होता है ना। चलिए 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्कंदन शक्ति अधिकतम होती है। वो हमेशा होती है 46 की ए। समझ लो चीज़ को, स्कंदन यानी कि जो ये हार्डी सुलजे नियम है, उन्होंने बता दिया था कि जिस आयन की संयोजकता अधिक होगी उस आयन की स्कंदन शक्ति करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। समझ गए चीज़ को, तो SN फोल्फलस इज अ राइट ऑप्शन। जरा 47 क्वेश्चन पढ़ो। जो पदार्थ जंतु और वनस्पति झिल्ली से सरलता से विस्तृत हो जाते हैं उन पदार्थों को कहते हैं क्रिस्टलाभ, यानी कि क्रिस्टलॉइड्स, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। निम्नलिखित सोलों में से धनात्मक सोल है, स्वर्ण, जिलेटिन, आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो निम्नलिखित सोलों में धनात्मक सोल है। यार ऐसा होना चाहिए था इसमें से कि निम्नलिखित सोलों में से धनात्मक सोल नहीं है, तो मज़ा आता बात में, है नहीं। तो धनात्मक सोल है, ए पे टिक लगा दो, FeOH का होल थ्राइस। 49 देखो, दिए गए कोलाइड के स्कंदन के लिए प्रयुक्त आयन की क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। आवेश पे डिपेंड करती है, आवेश का परिमाण, आवेश तथा परिमाण दोनों पे डिपेंड
करती है। तो 49 का देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा इनमें। डी पे टिक लगा दो। आवेश तथा परिणाम दोनों पे डिपेंड करती है, आवेश तथा परिमाण दोनों पे डिपेंड करती है। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 50 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 92 यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव विक्टन श्रेणी का जनक तत्व है जो कि 82 लेट 207 पर समाप्त होता है। उस विक्टन में उत्सर्जित अल्फा व बीटा कणों की संख्या कितनी होगी। बी पे टिक लगा दें 7 अल्फा प्लस 4 बीटा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 रुपये के, इजी से भी इजी। चलिए 51 देख लेते हैं। 2 घंटे के बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मूल मात्रा का 1/16 भाग शेष रह जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धआयु ज्ञात कीजिए। कर लोगे, निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। अरे यार तुमसे बढ़ के है ये, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें। 2.303 अपॉन टी का मान 2 घंटे आ जाएगा, log 10 ए नोट बटा ए, तो कुल मिला के यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको 2 की घात 4 कर लेना, 4 आगे ले आना, 2 से 4 काट देना, ठीक है। हल करके जो है फिर टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा देना, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो वहाँ से जो है अर्धआयु का मान निकल जाएगा, के का मान निकलेगा यहाँ से और फिर टी हाफ का मान निकल जाएगा। बड़ा इजी सिंपल सवाल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा 51 का वो आएगा बी पे, आप टिक लगा दें 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52। निम्न में किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग मस्तिष्क का ट्यूमर की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो कहीं पर आपको आई दिखाई दे रहा है, हाँ I-131, ये इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग जैविक उद्गम से प्राप्त पदार्थ की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कभी कार्बन का नाम सुना है, कार्बन 14? अबे जूलॉजी बॉटनी जिनके पास है, कार्बन की रेटिंग तुमने पढ़ी नहीं है दबा के? अरे यार बस इतना ही से दम है। 54 देखते हैं। निम्नलिखित में रेडियो एक्टिव समस्थानिक के अनुप्रयोग है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक के अनुप्रयोग है, देखो इनमें से सभी। तो जब इनमें से सभी आ गया है तो इस पर टिक लगा दो, अनुरेखक के रूप में भी, औषधियों में भी, खेती में भी और इनमें से सभी में भी। चलिए 55 देखते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो वो की थी बेकुरल ने, हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन ये पढ़ते हैं इंग्लिश में, चलो यार हिंदी में पढ़ लो कोई दिक्कत ना, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो भेदन क्षमता जो होती है ना वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, उससे कम जो होती है वो बीटा की होती है और सबसे कम जो होती है वो अल्फ़ा की होती है। तो यहाँ पर आप 56 का सी नंबर लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 57 देखते हैं। बीटा कणों पर कितना आवेश होता है। -1 बीटा 0, ये शो करते हैं इसको, तो -1 आवेश होता है ना, क्योंकि ये त्रिगामी इलेक्ट्रॉन होता है ना। 58 देखते हैं। विकिरण का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन इज गाइगर मुलर काउंटर, या गीगर मुलर काउंटर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हर पेपर में, हर बुक में गाइगर मुलर का तो नाम ही चेंज कर देते हैं। चलिए 59 देखते हैं। थोरियम का अर्धआयुकाल 20 दिन है। जैसे सवाल ऊपर बताया मैंने वही सवाल सेम टू सेम है, उसी मेथड से इसको भी अगर तुम हल करोगे तो इसका राइट ऑप्शन आएगा डी, 80 दिन आएगा, ठीक है। चलिए 60 देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धआयु 1600 वर्ष है, इसका विघटन स्थिरांक क्या है। तो लैम्डा का मान निकाल सकते हो 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ का मान लगा दो, हल कर लो, आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। और क्या यार, क्या तुम भी इतने इजी सवाल नहीं कर पा रहे, और क्या करोगे बताओ यार, पेपर में क्या कर आए हो फिर। सी पे आप टिक लगा दो, 4.33 गुणा 10 की घात -4 वर्ष इनवर्स। चलिए 61 देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है और वो है तुम्हारे पास प्रकाश संवेदी अभिक्रिया का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 62। उत्तेजित ट्रिपलेट अवस्था है, यानी कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, ये इनमें से कोई नहीं। तो सबका राइट ऑप्शन ये होगा पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय इज ए राइट ऑप्शन, और होता भी यही है। चलिए 63 देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया H2 + Br2 चेंज टू 2HBr के लिए क्वांटम लब्धि है 0.01। ढूंढ लो कहाँ पर है, 0.01 होती है, 0.01 के आसपास में। अब ये 0.1 है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 1.0 ये और बड़ा हो गया। सो इनमें से कोई नहीं, डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, डी नंबर, ठीक है। चलिए 64 देखते हैं। स्टार्क आइंस्टीन नियम प्रतिबद्धता से लागू होता है प्राथमिक परिक्रम पर, प्राइमरी प्रोसेस पर स्टार्क आइंस्टीन नियम प्रतिबद्धता से लागू होता है।
65 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश रसायन का नियम कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रकाश रसायन का नियम कौन सा? आवोगाद्रो का नियम, लैम्बर्ट का नियम, अनिश्चितता का नियम या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर उपरोक्त सभी आया है तो ये राइट ऑप्शन यह वाला नहीं है, ये है लैम्बर्ट का नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। ये जेवलांस की परिक्रम से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। जेवलांस की आरेख के अनुसार किसी अवस्था की चक्रण बहुलकता होती है, किसी अवस्था की चक्रण बहुलकता होती है, सी पे टिक लगाओ, 2s+1 होती है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए 67 देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। 5 ग्राम प्रति लीटर जलीय KCl बिलियन का क्वथनांक 760 mm दाब पर 100.065 डिग्री सेल्सियस है, इसके विजन की मात्रा होगी, Kb का मान इतना दे रखा है। तो पहले यहाँ से डेल्टा Tv का मान निकालो, फिर मोलरता का मान निकलेगा, फिर बांट हाफ गुणांक I का मान निकलेगा, फिर जाके अल्फा का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 79.3% इज़ द राइट ऑप्शन आएगा। बहुत बड़ा सवाल है। 68 देखते हैं, आदर्श विलयन का सही कथन चुनिए। तो आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 होता है, आयतन में परिवर्तन भी 0 होता है, राउल्ट के नियम का भी पालन करता है। डी पे आप टिक लगा दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इज़ द राइट ऑप्शन। 69 देखते हैं, ग्लूकोज के तनु विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक होता है 1 होता है, 1.0 पे टिक लगा दो। 70 देखते हैं, एक आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एस भी 0 होता है, डेल्टा वी भी 0 होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 71 देखते हैं, उष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार दी गई उष्मा जो होती है वो 2 भागों में खर्च होती है, एक तो किए गए कार्य में और आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में। इसका मतलब है Q = डेल्टा E प्लस के W। अब अगर डेल्टा E का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा E यानी कि Q - के W। अब ढूंढ लो इसमें डेल्टा E बराबर Q - के W कहीं पर दे रखा है या नहीं दे रखा? हाँ दे रखा है। आप बोलोगे सर दे रखा है, सी पे टिक लगा दो। कभी कभी आंतरिक ऊर्जा को हम यू से शो करते हैं, ज़्यादातर तो आंतरिक ऊर्जा को यू से शो किया जाता है, ई से बहुत कम जगह शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ई से शो कर रखा है, तो सी पे टिक लगा दो। 71 सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 72 देखते हैं, इस अभिक्रिया में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस 94.5 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है। तो बी पे आप टिक लगा दो, CO2 की उत्पादन उष्मा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 डेल्टा एच व डेल्टा ई में कौन सा संबंध सही है? ए पे टिक लगाओ, डेल्टा एच = डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन RT इज़ अ राइट ऑप्शन। 70 का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 बड़ा क्वेश्चन है, बेंजीन की उत्पादन उष्मा ज्ञात कीजिए यदि बेंजीन कार्बन में हाइड्रोजन की दहन उष्मा क्रमशः 7,54,300, 54,480 व 68,380 कैलोरी है। तो 74 का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो, 17,720 कैलोरी। ठीक है, 75 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पिरवल अम्ल व पिरवल क्षार के बीच उदासीनीकरण पूर्ण उष्मा होती है -13.7 किलो कैलोरी इज द राइट ऑप्शन। तो पूरे 75 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिया आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों ने दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, समझो, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में इस क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे, ये बात मैं शुरू में बता देता हूँ। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।